प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं प्रतिबिन पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, जीसी रामपुर बुशहर शिमला, आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। यह विषय आपकी महाविद्यालय परीक्षाओं में तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे IAS, HAS, UPPCS, BPSC, RPSC, HCS आदि की प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस टॉपिक पे HAS की तथा IAS की मुख्य परीक्षा में अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। अब हम आते हैं अपने मुख्य विषय पर कि भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल की संज्ञा से विभूषित किया गया है। गुप्त काल की तुलना यूनान के पेरिक्लीन, रोम के आगस्टस और ब्रिटेन के एलिजाबेथ कालों से की गई है। प्रसिद्ध विद्वान बार्नेट ने लिखा है कि भारतीय इतिहास में गुप्त काल का प्रायः वही स्थान है जो यूनान में पेरिक्लीन युग का है। अब प्रश्न उठता है कि स्वर्ण काल से क्या तात्पर्य है। वास्तव में स्वर्ण काल उस काल को कहा जाता है जो स्वर्ण की तरह कांतिमय हो, गुणमय हो, सौंदर्यमय हो, मूल्यवान हो तथा शक्ति संपन्न हो। स्वर्ण युग में देश की राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी परिस्थितियां सर्वोत्कृष्ट रहती हैं तथा कला, साहित्य और संस्कृति के विकास के साथ ही साथ व्यक्ति का भौतिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास भी होता है। देश धन धान्यपूर्ण संपन्न होता है और समृद्ध रहता है तथा देश में धर्मांधता की बजाय धार्मिक सहिष्णुता और उदारता की भावनाएं बलवती होती हैं। इसके अतिरिक्त देश के गौरव, यश और प्रतिष्ठा की वृद्धि विदेशों में भी होती है। अतः इतिहास में स्वर्ण युग उस काल को कहा जाता है जिसमें राज्य और प्रजा का चतुर्दिक विकास होता है। निसंदेह इस दृष्टि से गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में भारत की बहुमुखी प्रगति हुई, जिससे अन्य राष्ट्रों के सम्मुख हमारे देश का मस्तक उन्नत हुआ। इस काल में सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विकास हुआ और प्रजा की आध्यात्मिक तथा भौतिक प्रगति हुई, जिसके फलस्वरूप हिंदू संस्कृति अपने उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर पहुंच गई। गुप्त काल की इस बहुमुखी प्रगति को ध्यान में रखकर ही इतिहासकारों ने इस काल को स्वर्ण युग की संज्ञा से विभूषित किया है। अब जिन विशेषताओं के कारण गुप्त काल भारतीय इतिहास के पृष्ठों में स्वर्णाक्षरों में लिखित है, वे इस प्रकार हैं। राजनैतिक योग, राजनैतिक एकता का युग, महान सम्राटों का युग, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था का युग, आर्थिक समृद्धि का युग, धार्मिक सहिष्णुता का काल, साहित्यिक उन्नति का युग, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का युग, कला के चरमोत्कर्ष का काल, भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का युग इत्यादि। इन सभी विशेषताओं के आधार पर गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अब हम सर्वप्रथम प्रथम बिंदु को लेते हैं
कि गुप्त काल राजनैतिक एकता का युग। इसके अंतर्गत अशोक की मृत्यु के उपरांत देश की राजनैतिक एकता लुप्त हो गई थी और संपूर्ण देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था। गुप्त सम्राटों ने देश में एक छत्र राज्य स्थापित करने का प्रयास किया, जिसमें उन्हें पर्याप्त सफलता भी मिली। अपने उत्कर्ष काल में गुप्त साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। इस प्रकार अपने पराक्रम और वीरता के बल पर उन्होंने संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया था। इस युग में जो भौतिक तथा नैतिक उन्नति हुई वह राजनैतिक एकता की परिस्थितियों का परिणाम था। राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार देश की भौतिक और नैतिक प्रगति का मुख्य कारण सुस्थिर राजनैतिक दशा थी। यदि राजनैतिक दशा स्थिर नहीं रहती तो भारत का या गुप्त काल में इतना विकास नहीं हो पाता। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है, गुप्त काल महान सम्राटों का युग था। गुप्त काल में अनेक शक्तिशाली तथा प्रसिद्ध शासक हुए। गुप्त काल महान एवं प्रतिभावान सम्राटों का युग था। इस युग में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, सकंदगुप्त जैसे शक्तिशाली सम्राट हुए, जिन्होंने अपने कार्यों से गुप्त काल को अपनी पराकाष्ठा पर पदासीन किया। समुद्रगुप्त, जिसे B.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है, ने आर्यावर्त नरेशों को उन्मूलित करके दक्षिण भारत तक अपनी विजय पताका फहराई तथा शक, कुषाण जैसी विदेशी शक्तियों को भी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। वहीं चंद्रगुप्त ने एक ओर बंगाल तो दूसरी ओर बाहलिक यानी बैक्ट्रिया में भी अपनी विजय पताका फहराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। कुमारगुप्त, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, ने इस साम्राज्य को संकुचित नहीं होने दिया तथा सकंदगुप्त ने बर्बर हुणों को देश से बाहर धकेल कर देशवासियों की कृतज्ञता अर्जित किया और अपने पितामह तथा प्रपितामह द्वारा प्रतिष्ठित साम्राज्य को उसी रूप में अक्षुण्ण रखा। इस प्रकार इतने पराक्रमी और यशस्वी शासक किसी भी युग में नहीं रहे। इन महान सम्राटों के कारण गुप्त युग की सर्वांगीण उन्नति हुई। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, बिंदु है, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था का युग। गुप्त शासकों ने समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए उत्तम शासन व्यवस्था की स्थापना किया। वे स्मृतियों को आदर्श मानकर उनका पालन करते हुए जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते थे। लोक कल्याण उनका आदर्श था तथा प्रजा का सुख दुख राजा का सुख दुख होता था। यही कारण है कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के लिए कहा गया है कि वह एक देवता था जो पृथ्वी पर निवास करने के लिए आया था। सकंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उस समय कोई व्यक्ति दुखी, दरिद्र, व्यसनी, लोभी या पीड़ित नहीं था। इस प्रकार गुप्त नरेशों ने जिस शासन व्यवस्था का निर्माण किया था वह न केवल प्राचीन काल अपितु आधुनिक काल के लिए भी आदर्श प्रस्तुत करता है। यहाँ तक कि फाहियान जैसा चीनी यात्री को भी इस संबंध में किसी प्रकार से शिकायत नहीं थी और उसने गुप्त प्रशासनिक व्यवस्था का उच्च शब्दों में वर्णन किया है और प्रशंसा की है। नेक्स्ट हमारा बिंदु है आर्थिक समृद्धि का युग। आर्थिक दृष्टि से भी गुप्त सम्राटों का शासनकाल
समृद्धि का काल रहा। लोगों की जीविका का मुख्य साधन कृषि कर्म था। अतः इस वंश के सम्राटों ने कृषि की उन्नति के लिए विशेष ध्यान दिया, जिसका स्पष्ट प्रमाण हमें स्कंदगुप्त के शासनकाल में सुदर्शन झील के पुनः निर्माण से प्राप्त होता है। प्रायः सभी अन्नों तथा फलों का उत्पादन होता था। कृषि के साथ साथ व्यापार और वाणिज्य तथा उद्योग धंधे भी उन्नति पर थे। गुप्त काल में आंतरिक तथा वैदेशिक दोनों प्रकार का व्यापार होता था, जिसके कारण नगरों के वैभव और ऐश्वर्य में वृद्धि हुई तथा व्यापार में उन्नति हुई। व्यापार स्थल एवं जल दोनों मार्गों से होता था। स्थल मार्गों से पूर्व में तिब्बत, चीन और पश्चिम में ईरान तथा अरब से व्यापार होता था। पूर्व में गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह ताम्रलिप्त बंदरगाह था। ताम्रलिप्त बंदरगाह से चीन, लंका, जावा और सुमात्रा से व्यापार होता था। पश्चिम में भृगुकक्ष, जिसे आज भड़ौच के नाम से जाना जाता था, प्रमुख बंदरगाह था। पाटलिपुत्र, वैशाली, उज्जैनी, भड़ौच आदि इस काल के प्रमुख व्यापारिक नगर थे। उद्योग धंधों के क्षेत्र में काशी का गजदंत शिल्प तथा काष्ठ शिल्प विदेशों में पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था। संपूर्ण राज्य में अनेक व्यापारिक श्रेणियां तथा निगम होते थे, जो सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक समृद्धि में सहायक थे। प्रसिद्ध विद्वान दांडेकर के शब्दों में, कारपोरेट एक्टिविटी सीम्स टू हैव बीन द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल लाइफ, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। अतः गुप्त काल में को आर्थिक समृद्धि का भी युग कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है धार्मिक सहिष्णुता का काल। धार्मिक सहिष्णुता का अर्थ है कि धार्मिक आधार पर सभी को समान दृष्टि से देखा जाता था तथा सभी को अपने धर्म के पालन करने के लिए समान परिस्थितियां उपलब्ध थीं। धार्मिक दृष्टिकोण से गुप्त काल को स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। यद्यपि सभी गुप्त शासक विष्णु के उपासक थे तथा परम भागवत जैसी उपाधि धारण करते थे, किंतु इसके बावजूद भी वे अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। वास्तव में गुप्त काल भारत का धार्मिक सहिष्णुता का काल रहा, जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, आजीवक आदि सभी धर्मावलंबी परस्पर प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण में निवास करते थे। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार गुप्त सम्राटों ने आर्य धर्म की प्रत्येक शाखा जैसे शैव, वैष्णव, शाक्त, बौद्ध, जैन को अपनी साम्राज्य सीमा में फलने और फूलने का अवसर दिया। धार्मिक सहिष्णुता की भावना केवल ब्राह्मण धर्म की ही शाखाओं जैसे शैव वैष्णव धर्म में ही विद्यमान नहीं थी, बल्कि जैन और बौद्ध सुधारवादी आंदोलनों में भी इसका प्रसार था। नेक्स्ट बिंदु है हमारा साहित्यिक उन्नति का युग। वास्तव में यदि देखा जाए तो गुप्त काल साहित्यिक उन्नति के लिए स्वर्णकाल माना जाता है और विशेष करके संस्कृत साहित्य के विकास के लिए गुप्त काल को स्वर्णकाल की संज्ञा से विभूषित किया जाता है। इस काल में अनेक प्रसिद्ध संस्कृत की रचनाएं हुई और प्रसिद्ध रचनाकार हुए। साहित्यिक दृष्टिकोण से गुप्त साम्राज्य का गौरवपूर्ण स्थान है। गुप्त सम्राट स्वयं विद्वान तथा कवियों के आश्रयदाता थे। समुद्रगुप्त,
कविराज की उपाधि धारण करता था। इसके दरबार में हरिसेन उच्च कोटि का विद्वान था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न विद्यमान थे, जिसमें महाकवि कालिदास संस्कृत के दैदीप्यमान नक्षत्र ही नहीं बल्कि वे विश्व के सर्वोत्कृष्ट कवियों में गौरवपूर्ण स्थान रखते। कालिदास की प्रसिद्ध रचनाएं हैं रघुवंश, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम इत्यादि। कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। कालिदास के अलावा अन्य प्रसिद्ध लेखक थे, जैसे शूद्रक, विशाखदत्त, स्मृतियाँ, सुबंधु आदि प्रमुख थे। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति, मनुस्मृति आदि की रचना गुप्त काल में हुई थी और सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति को माना जाता है। चंद्रगोमिन का चंद्र व्याकरण, अमर सिंह का अमरकोश इस काल की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त अनेक बौद्ध तथा जैन साहित्य की भी रचना हुई, जो अपने आप में उच्च कोटि की रचनाएं हैं। गुप्त काल। अब नेक्स्ट हमारा बिंदु है वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का युग। गुप्त काल में वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इस काल में विज्ञान की अनेक शाखाओं जैसे रसायन, धातु विज्ञान, ज्योतिष, खगोल और गणित की बड़ी उन्नति हुई। खगोल तथा ज्योतिष में आर्यभट्ट और बराहमिहिर का योगदान भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए आदरणीय है। डॉक्टर स्मिथ ने तो बराहमिहिर को ग्रीक विधाओं का पंडित कहा है। इस काल में अनेक वैज्ञानिक खोजें भी हुई। गणित में दशमलव की खोज हुई, शून्य की खोज हुई तथा आर्यभट्ट ने शून्य की खोज किया। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी तथा सूर्य सिद्धांतिका नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की और आर्यभट्ट ने यह कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। चरक तथा सुश्रुत जैसे प्रसिद्ध वैद्य तथा धन्वंतरी जैसे प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य भी इस काल की महान विभूतियां थीं। शेष जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू।